28 जनवरी 1986 को अमेरिकी समयानुसार सुबह 11:39 पर पूरी दुनिया की नज़रें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर लगी हुई थी, क्योंकि नासा अपने स्पेस शटल प्रोग्राम के 25वें मिशन को लॉन्च करने वाला था। इस मिशन के लिए स्पेस शटल चैलेंजर का यूज किया जाना था। चैलेंजर एक ऑर्बिटर व्हीकल था जो कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का दूसरे नंबर का ऑर्बिटर था। चैलेंजर ने अपनी पहली उड़ान 4 अप्रैल 1983 को भरी थी, जो कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का 6वें नंबर का मिशन था। 28 जनवरी 1986 को चैलेंजर अपनी 10वीं उड़ान भरने वाला था। इस मिशन की अवधि 6 दिन 34 मिनट निर्धारित की गई थी। चैलेंजर अपने साथ 7 क्रू मेंबर और 21,937 किलोग्राम के 2 पेलोड लेकर जाने वाला था, जिसमें TDRS सैटेलाइट्स भी शामिल थी। 7 क्रू मेंबर में एक हाई स्कूल टीचर क्रिस्टा मिकालफ भी शामिल थी, जिन्हें बाद में फर्स्ट टीचर इन स्पेस का दर्जा भी दिया गया। 28 जनवरी को सुबह 11:39 पर चैलेंजर को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 73 सेकंड के अंदर ये शटल 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक से इसमें एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से शटल कई टुकड़ों में टूट गया। इस हादसे में 7 क्रू मेंबर की मौत हो गई। स्पेस शटल चैलेंजर ने अपने जीवन काल में कुल 10 बार अंतरिक्ष के लिए उड़ानें भरी। इन 10 उड़ानों में चैलेंजर ने 995 ऑर्बिट पूरे किए और 62 दिन 7 घंटे 56 मिनट 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया। 28 जनवरी 1986 को सुबह 11:39 पर चैलेंजर को लॉन्च करना था, लेकिन उस दिन अमेरिका में ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। कैनेडी स्पेस सेंटर पर तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और स्पेस शटल फाइनल काउंटडाउन के दौरान बाहर ही खड़ा था। 28 जनवरी को सुबह शटल के लॉन्चिंग टावर और शटल के कुछ हिस्सों पर बर्फ की परतें जमी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शटल को लॉन्च करने से पहले इंजीनियर्स ने एक बार दोबारा से शटल की जांच की तो उन्होंने पाया कि टेम्परेचर वास्तव में ही बहुत कम था। मोर्टन थियोकोल कंपनी, जो कि स्पेस शटल के बूस्टर रॉकेट बनाती है, उसके इंजीनियर्स ने नासा के मैनेजर्स को उस सुबह के लो टेम्परेचर होने के कारण सलाह दी थी कि लॉन्चिंग को डिले कर दिया जाए, क्योंकि लो टेम्परेचर होने के कारण सॉलिड रॉकेट बूस्टर की ओरिंग फेल हो सकती हैं, जिसकी वजह से लॉन्चिंग के दौरान शटल को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन ये मिशन पहले ही 6 दिन डिले हो चुका था, इसलिए नासा के मैनेजर्स ने इस चेतावनी को सीरियसली ना लेते हुए नेगलेक्ट कर दिया। उस सुबह टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि नासा की सिक्योरिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्पेस शटल के मेजर कंपोनेंट्स जैसे बूस्टर रॉकेट और ओ रिंग्स का यूज 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर ही करना सुरक्षित रहता है, इसलिए इन्हें 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर यूज करने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद भी नासा के मैनेजर्स ने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी गाइडलाइन को नेगलेक्ट कर लॉन्चिंग को अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि SRB तथा ओरिंग्स क्या होती हैं। प्रत्येक स्पेस शटल को 2 बूस्टर रॉकेट और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की हेल्प से लॉन्च किया जाता है। बूस्टर रॉकेटों को सॉलिड रॉकेट बूस्टर या SRB के नाम से जाना जाता है। SRB सॉलिड फ्यूल मोटर्स होती हैं जो शटल को लिफ्ट ऑफ के प्रारंभिक 2 मिनट के दौरान मैक्सिमम थ्रस्ट प्रदान करती हैं। फ्यूल के पूरी तरह से जलने के बाद SRB शटल से अलग हो जाते हैं और पैराशूट की हेल्प से समुद्र में गिर जाते हैं, जहां से उन्हें नेवी की टीम रिकवर कर लेती है। एक SRB 7 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से 6 पार्ट्स को फैक्ट्री में ही परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। 7वें पार्ट्स में प्रत्येक फ्लाइट के लिए 4 रिजल्टिंग सेगमेंट्स को 3 फील्ड जॉइंट्स के साथ कैनेडी स्पेस सेंटर की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग में जोड़ा जाता है। फैक्ट्री जॉइंट्स को एस्बेस्टोस सिलिका इंसुलेशन के द्वारा जोड़ा जाता है। इस इंसुलेशन को पूरे जॉइंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जबकि प्रत्येक फील्ड जॉइंट को 2 रबर ओरिंग्स के द्वारा जोड़ा जाता है। ओरिंग्स एक वृत्त के आकार की रबर की रिंग होती है, जिसे जॉइंट्स के बीच लगाया जाता है ताकि जॉइंट्स के बीच कोई गैप ना रह जाए। ये ओरिंग हॉट प्रेशराइज्ड गैसों को रॉकेट के जॉइंट से बाहर आने से रोकती हैं, जिससे ये गैसें SRB के नोजल से निकलती हैं और एक मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा होता है। चैलेंजर डिजास्टर के बाद प्रत्येक फील्ड जॉइंट में अब 2 की जगह 3 रबर ओरिंग का यूज किया जाने लगा है। 28 जनवरी को लॉन्चिंग के टाइम लो टेम्परेचर होने के कारण ओरिंग सील फेल हो गई, क्योंकि ओरिंग्स को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था कि वो लो टेम्परेचर को सहन कर सके, जिसकी वजह से राइट बूस्टर रॉकेट की ओरिंग फेल हो गई।
ओरिंग फेल होने के कारण राइट एसआरबी से प्रेशराइज्ड बर्निंग गैसें बाहर आने लगी। लॉन्चिंग के 0.678 सेकंड के बाद राइट एसआरबी से एक गहरी स्मोक निकलते हुए देखी गई थी। मतलब 0.678 सेकंड के बाद ही ओरिंग्स धीरे धीरे कटने लगी थी। लॉन्चिंग के करीब 58.688 सेकंड के बाद राइट एसआरबी से हॉट प्रेशराइज्ड बर्निंग गैसें तेजी से बाहर आने लगी और राइट एसआरबी जहां से एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ कनेक्ट था वहां पर टकराने लगी। लॉन्चिंग के 64.66 सेकंड के बाद गैसों की टकराने की वजह से राइट एसआरबी ने फ्यूल टैंक के कुछ हिस्सों को जॉइंट समेत उखाड़ दिया, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक के लिक्विड हाइड्रोजन टैंक में से लिक्विड हाइड्रोजन बाहर आने लगी। अगले कुछ ही सेकंडों में राइट एसआरबी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के इंटर टैंक वाले पार्ट में घुस गया और फ्यूल टैंक को फाड़ते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही फ्यूल टैंक से लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन गैसें बाहर आई तो वहां पर बूस्टर रॉकेट से निकलने वाली हॉट प्रेशराइज्ड बर्निंग गैसों की वजह से उनमें आग लग गई और लॉन्चिंग के 73 सेकंड के बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कई हजार टुकड़ों में टूट गया। राइट एसआरबी और लेफ्ट एसआरबी शटल से अलग होकर अलग अलग दिशाओं में चले गई, लेकिन स्पेस शटल चैलेंजर अभी तक भी सुरक्षित था। शटल का ऑर्बिटर विस्फोट होने के बाद फ्यूल टैंक और बूस्टर रॉकेट से अलग होकर तेजी से अपने डिसाइडेड पथ पर आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन धमाके की वजह से इसका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम कमजोर हो गया था, जिसके कारण बूस्टर रॉकेट और फ्यूल टैंक के बिना यह वायुमंडलीय फोर्स को सहन नहीं कर पाया और कुछ ही सेकंडों में कई टुकड़ों में टूट गया। शटल की टेल, मुख्य इंजन और दोनों विंग्स टूटकर अलग अलग हो चुके थे। क्रू केबिन और फॉरवर्ड फ्यूजलेज भी पेलोड पे से अलग हो गए थे। इस घटना के बाद भी क्रू मेंबर जिंदा ही थे। क्रू मेंबर की मौत की असल वजह और उनकी मौत की एग्जैक्ट टाइमिंग आज भी अननोन ही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि विस्फोट होने के बाद भी कम से कम 3 क्रू मेंबर तो जीवित थे और अपने आप को बचाने के लिए एक्शन लेने में सक्षम थे, क्योंकि क्रू केबिन में 4 पर्सनल इग्रेस एयर पैक्स थे जो कि इमरजेंसी एयर सप्लाईज में काम आते हैं। इन्हें किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में या क्रू केबिन में दबाव ज़्यादा होने पर ही मैनुअली एक्टिवेट किया जाता है। क्रू केबिन के मिले अवशेषों से पता चलता है कि विस्फोट के बाद क्रू केबिन में इमरजेंसी एयर सप्लाई को मैनुअली एक्टिवेट किया गया था, जो ये दर्शाता था कि विस्फोट के बाद ऑर्बिटर टुकड़ों में तो टूट गया था, लेकिन वो विस्फोट क्रू केबिन को अंदर से पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। 4 पर्सनल इग्रेस एयर पैक्स में से 3 को रिकवर कर लिया गया था, जो कि मैनुअली एक्टिवेट किए गए थे। यहाँ तक संभावना थी कि क्रू मेंबर्स जिंदा हों, लेकिन जब उनका क्रू केबिन नीचे गिर रहा था तो उसकी स्पीड 321 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही होगी और इस स्पीड से जब क्रू केबिन समुद्र से टकराया होगा तो उनके जीवित बचने की संभावना ना के बराबर हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम को 7 मार्च को क्रू केबिन के अवशेष समुद्र के तल में मिले। तब भी क्रू मेंबर के अवशेष अपनी सीटों में ही फंसे हुए थे, लेकिन इस पूरी घटना के लिए जितना जिम्मेदार ओरिंग का फेल होना था उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार नासा भी था। इस बात का खुलासा बाद में की गई इन्वेस्टिगेशन में हुआ। इस घटना के बाद 32 महीनों के लिए शटल प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया और इस डिजास्टर की जांच के लिए यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के द्वारा एक रोजर्स कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने पूरे डिजास्टर की जांच करके जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। रोजर्स कमीशन ने नासा के कल्चर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इस घटना के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना, क्योंकि नासा ने खुद अपने सिक्योरिटी रूल्स का उल्लंघन किया था। नासा के मैनेजर्स 1977 से जानते थे कि एसआरबी बनाने वाली कंपनी मोर्टन थियोकोल के द्वारा बनाए गए एसआरबी के डिजाइन में ओरिंग्स में कुछ आपत्तिजनक दोष थे। 1977 में थियोकोल के डिजाइन को चेक करने के लिए एक टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में ओरिंग्स में कुछ कमियां पाई गई, जिसकी वजह से जॉइंट्स में गैप बन गया, जिसके थ्रू हॉट प्रेशराइज्ड गैसें लीक हो सकती थी, जो स्पेस शटल और बूस्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के इंजीनियर्स ने भी एसआरबी प्रोजेक्ट के मैनेजर जॉर्ज हार्डी को इसके बारे में अनेक मौकों पर सजेस्ट किया था कि थियोकोल के द्वारा बनाए गए फील्ड जॉइंट के डिज़ाइन एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन हार्डी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और थियोकोल के द्वारा बनाए गए फील्ड जॉइंट्स को 1980 में उड़ान के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। STS-2 जो कि नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का दूसरा मिशन था, उसमें भी ओरिंग्स के कटाव के साक्ष्य मिले थे, लेकिन नासा के सिक्योरिटी नियमों के विपरीत मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर ने नासा के सीनियर मैनेजमेंट को इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं दी।
बाद में भी अनेक उड़ानों में ओरिंग में कटाव देखे गए थे, लेकिन तब भी इसे सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन 28 जनवरी 1986 को लो टेम्परेचर के कारण ओ रिंग पूरी तरह से फेल हो गई थी और इंजीनियर्स की वार्निंग के बाद भी लॉन्चिंग को परमिशन दी गई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसके अलावा चैलेंजर में क्रू एस्केप सिस्टम भी नहीं था। अगर चैलेंजर में क्रू एस्केप सिस्टम होता तो शायद 7 एस्ट्रोनॉट की जान बचाई जा सकती थी।